आज हम इस वीडियो में बेटा आप लोगों को भाषा और आधुनिकता गद्य गरिमा के तीसरे पाठ भाषा और आधुनिकता गद्यांश जो पढ़ाया जा चुका है और कुछ जो शेष है उसके आगे हम आपको आज पढ़ाएंगे। अब आप लोग किताब भी अपने सामने रखिएगा और उसकी शब्दार्थ और व्याख्या उसकी बताते चलते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। लेखक का ये कहना है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग। संस्कृति मतलब सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज। कहते हैं जो हमारी संस्कृति है वह उसकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही होती है। इसलिए भाषा और संस्कृति दोनों अभिन्न है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अटूट मतलब जिसे जो टूट नहीं सकते हैं, दोनों अभिन्न है। संस्कृत परंपरा से निश्चित होने पर भी, निकलने पर भी, संस्कृत का जन्म कहाँ से होता है? परंपरा से। परंपरा से तो निकलती है, लेकिन इसका स्वाभाविक गुण है परिवर्तनशील और गतिशील होना। यह हमेशा परिवर्तित होती रहती भाषा। अर्थात हमारी संस्कृति जो है, जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, जैसे जैसे युग का बदल रहा है वैसे वैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं में भी परिवर्तन होता रहता है और उस वह परिवर्तन को लेकर के आगे गतिशील रहती है, अर्थात आगे बढ़ती रहती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसका अर्थ है संस्कृत किसकी गति? संस्कृत की गति। उसकी गति माने आगे बढ़ना। तो जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारी संस्कृति भी गतिशील होती रहती है, उसके साथ आगे बढ़ती रहती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई नई सांस्कृतिक हलचलों, अर्थात नई नई जो उपलब्धियां, नई सांस्कृतिक हलचलों का मतलब है जो नई नई जो उपलब्धियां हो रही हैं विज्ञान के कारण, को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण यह आज का युग जो है वह विज्ञान का युग है, और विज्ञान का युग होने के कारण तमाम तरह के नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए उद्योग धंधे, नए नए कल कारखानों का निर्माण हो रहा है। तो जो इससे जो सांस्कृतिक हलचल हो, अर्थात जो नई नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, उनका नाम देने के लिए नए शब्द होने चाहिए। तो नए शब्दों के लिए जो हमारी परंपरागत भाषा है वह उसमें उतनी क्षमता और ताकत नहीं है, उसके परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं, अर्थात वह उसके द्वारा इस वैज्ञानिक आविष्कारों को हम नया नाम नहीं दे सकते, उसमें उतनी क्षमता और ताकत नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए कहते हैं, इसको नए रूप में, नए शब्दों में ढालने के लिए, नए शब्दों में बताने के लिए जो नए नए विज्ञान के द्वारा प्रयोग हो रहे हैं, नए नए भाव, नए नए विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से व्यक्त करें, इसके लिए हमको नए शब्दों की खोज की बहुत बड़ी महती, मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कहने का लेखक का यह है कि ये जो वर्तमान युग है वह वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग में तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमारी संस्कृति भी उसी तरह से परिवर्तित होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है, प्रगति होती है, वैसे वैसे संस्कृति भी प्रगति होती रहती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो विज्ञान के कारण नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और नए आविष्कारों के कारण जो नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं उनको किस तरह से समझा जाए, इसके लिए हमको नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको नए शब्द को खोजने के लिए, उसके नए शब्दों का निर्माण करने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम नए शब्दों का निर्माण नहीं करें, नए शब्दों को जानेंगे नहीं, तब तक हम वैज्ञानिक वस्तुओं का उपयोग भी
उसका वो समझ भी नहीं पाए, उसका उपयोग कैसे हम करेंगे, उसके नाम को हम कैसे जानेंगे, कैसे उसको हम समझेंगे। यही लेखक का उद्देश्य है बताना। फिर आगे है, अब प्रश्न यह है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। कहते हैं अगर भाषा में जो नए शब्दों को हमको लाना है तो परिवर्तन हम किस प्रकार से करें, उसका कौन सा आधार होना चाहिए। और भाषा भी परिवर्तनशील है, तो कहते हैं अब प्रश्न यह है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव। लेखक कहते हैं कि संभव कैसे हो, कैसे जो वैज्ञानिक में नए नए उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, उन उपलब्धियों को नया नाम देने के लिए शब्दों की, जो नए शब्दों की आवश्यकता होती है, तो शब्दों का परिवर्तन हम कैसे करें। जो हमारे पुराने रूढ़िगत शब्द हैं उनको हटा करके उनमें सुधार करके जो नए शब्दों का निर्माण करना है, तो वो कैसे संभव है। तो कहते हैं इसके लिए है यत्न, एक है यत्न साध्य और दूसरा है सहज सिद्धि। यत्न साध्य का यत्न साध्य से यह उसका तात्पर्य, यत्न मतलब प्रयत्न, प्रयास के द्वारा, कोशिश के द्वारा, यत्न का मतलब होता है। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। कह रहे हैं जो यत्न साध्य है उसका आशय, उसका अर्थ यह है कि भाषा को युग के जैसे जैसे हमारा युग परिवर्तित हो रहा है, हमारा युग जो है परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तित होते हुए युग के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन लाने के लिए, इसके लिए चाहे व्यक्ति विशेष हो चाहे व्यक्तियों का समूह हो, दोनों को कोशिश करना पड़ेगा, अर्थात प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो है सहज सिद्ध, सहज 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 माने स्वाभाविक। तो भाषा का क्या गुण है, स्वाभाविक गुण है, परिवर्तित होना, नवीनता उसमें आना और आगे बढ़ना, ये उसका गुण है, स्वाभाविक गुण। सहज सिद्ध से आशय यह इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। सहज सिद्ध से तात्पर्य लेखक ये बता रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि भाषा का यह स्वाभाविक गुण है कि वह आगे बढ़ती है, उसमें गतिशीलता का गुण होता है, वह नए नए शब्दों को ग्रहण करती चलती है और आगे बढ़ती रहती है, इसमें किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वह अपने आप स्वतः होता रहता है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। इसका कहने का मतलब है यदि उपलब्ध भाषा जो हमें जो भाषा इस समय मिली हुई है, यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का, कहते हैं कि इस समय जो हमारी भाषा है, जो हमें भाषा हमारे सामने है इस वर्तमान युग में, उसका अगर हम विज्ञान के आधार पर उसका अध्ययन करें तो जो पहली बात है अर्थात प्रयत्न साध्य, वह बात एक सिद्ध होगी, सत्य सिद्ध होगी, क्योंकि उसमें प्रयास किया गया है, तमाम कोशिशें की गई हैं, तब उसमें नवीनीकरण आया है, भाषा परिवर्तित हुई है, उसमें नवीनीकरण का रूप देखने को मिलता है। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया है। लेखक अब ये बता रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने और जापानियों ने अपनी भाषा में नई पद्धति, नवीनीकरण को, नव्यता को अपने कोशिश से इसको संभव बनाया है, इसको संपन्न किया है, तमाम नई पद्धतियों को अपना करके नवीनीकरण, उसको अपनी भाषा में नवीनीकरण लाया है। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति माने विशेष स्वभाव होता है, हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है, शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। रुख माने रुझान। कहते हैं, लेखक ये बता रहे हैं कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, जो अलग अलग हमारी भाषाएं हैं, हर भाषाओं की अपनी एक विशेष स्वभाव होता है और अपने उसी खास विशेष स्वभाव के कारण वे शब्द निर्माण करती हैं और उसी के अनुसार उसका अर्थ भी ग्रहण करती हैं। तो शब्द और अर्थ दोनों के दिशा में उनका एक अपना अलग रुझान होता है।
उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को, उनकी जो विशेष प्रवृत्ति होती है, जो उनका अपना एक अलग स्वभाव होता है, उसको, उसके रुझान को हमको ध्यान में रखना होगा। अगर हमको अपनी भाषा में लेना है तो उसके विशेष प्रवृत्ति को, विशेष स्वभाव को हमको खंडित नहीं करना है, उसको समझ करके अब बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। कह रहे हैं अगर उन भाषाओं को अपनी भाषा में हमें ग्रहण करना है तो उनकी जो विशेष खास जो प्रवृत्ति है, खास जो उनकी विशेष स्वभाव है, उसको हम विकृत न बनाएं, उसमें कोई काट छांट न करें, उसकी का मूल रूप बना रहे, तब हम अपने भाषा में उसको स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ, कहते हैं थोड़ा, चंद रूपगत परिवर्तनों का मतलब होता है थोड़े रूप में उसका परिवर्तन करके यह काम किया जा सकता है। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर माने शीघ्र, सत्वर मतलब शीघ्र होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। लेखक ये बताना चाहते हैं कि एशिया और अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर उन पिछड़े देशों में वैज्ञानिक साहित्य की रचना बहुत कम हुई है और ऐसा होने से उन्हें विज्ञान के बारे में, विज्ञान की प्रगति के बारे में, भाषा की परिवर्तनशीलता के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए लेखक ये सुझाव देना चाहते हैं कि ऐसे पिछड़े देशों में हमें ध्यान देना है और यह काम उनके लिए बहुत शीघ्रता से होना चाहिए जहां कोई विकास नहीं हुआ है। अब आगे कहते हैं लेखक, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। लेखक कहते हैं शब्द का साधारण इकाई है, वह क्या है? भाषा। शब्द के द्वारा ही भाषा का निर्माण, कहने का मतलब है शब्द के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। कहते हैं अगर शब्द न रहे तो भाषा का अस्तित्व ही समाप्त। दुरूह माने कठिन, दुरूह का मतलब होता है कठिन। कहते हैं अगर भाषा, शब्द न रहे तो भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर, कहते हैं अगर भाषा हमारी विकास करती है तो किस आधार पर? शब्द के आधार पर करेगी। अगर शब्द नहीं रहेगा तो भाषा का विकास हो ही नहीं सकता है। दैनंदिन मतलब प्रतिदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। कहते हैं जो हम प्रतिदिन के, जो हमारा जो आपसी सामाजिक व्यवहार है, उस व्यवहार में अर्थात बोलचाल में हम क्या करते हैं? नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और वे शब्द क्या होते हैं? चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे फारसी के हों, चाहे अरबी के हों, किसी भी विदेशी भाषाओं के होते हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास, कहते हैं उसी तरह से हमेशा हमारे व्यवहार में नए नए शब्दों का आना जो है अनायास ही हो जाता है। उसका गठन अर्थात वह अपने आप स्वतः बिना सोचे समझे आ जाते। क्यों आ जाते? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम इस विज्ञान के युग में जीवन जी रहे हैं और वैज्ञानिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए उन अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा को हम क्या करते हैं? अनायास ही उसका प्रयोग कर लेते हैं। ये शब्द अर्थात विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो। कह रहे हैं जो विदेशी शब्दों को हम ग्रहण कर लेते हैं अनायास में, वो क्या करते हैं? उनको हम बिना बिगाड़े ही उनका के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके रूप में कोई परिवर्तन, जैसे वो शब्द रहते हैं उसी तरह उसको हम अपनी भाषा में ले लेते हैं, उसको बोलने लगते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं। भले ही उसका कोई विशेष अर्थ ना हो, केवल काम चलाऊ, केवल उसको समझने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको साहित्यिक, उसका रूप हम उसे नहीं दे सकते हैं, उस साहित्यिक दायरे में नहीं आ सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात उसको साहित्यिक दर्जा नहीं मिल सकता है। यदि ग्रहण करना पड़े, माने साहित्यिक दायरे में उसको अगर ग्रहण करना है तो
उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। लेखक कह रहे हैं कि यदि हमें उन विदेशी शब्दों को ग्रहण करना है, साहित्यिक रूप में ग्रहण करना है, साहित्यिक दर्जा उसे देना है, तो उसकी जो मूल स्वरूप है उसी के अनुरूप उसको साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। उसका जो मूल स्वरूप है वह न बिगड़े, उसकी जो खास प्रवृत्ति है, उसका जो विशेष रुझान है, वह उसका जो अशब्द के रूप में, अर्थ के रूप में उसका जो विशेष अपना रुझान है, उसमें काट छाट उसी के अनुसार ही उसको साहित्यिक रूप प्रदान करना पड़ेगा, साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम प्रयत्न और कोशिश करना पड़ेगा, तभी हम इस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये आपका व्याख्या आपकी यहाँ तक हो गई। और इसमें जो अब इसके बाद जो मुख्य अवतरण है उसका हम PDF आपको बना करके